नमस्कार दोस्तों, क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या कहता है यूपी, यही जानने के लिए आज मैं आया हूं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वो लोकसभा क्षेत्र जहां से संजीव बालियान बीजेपी नेता लगातार 2 बार जीते, केंद्र में मंत्री हैं। मुजफ्फरनगर वो इलाका जहां मुसलमानों की आबादी करीब करीब 41% है। मुजफ्फरनगर वो इलाका जहां 2013 में दंगे हुए थे और यहीं से बीजेपी ने एक तरह से ध्रुवीकरण की वो कोशिशें की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को लगातार 3 चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली। इस हद तक मिली कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर जिले की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। अगर मुजफ्फरनगर के इतिहास को देखें तो 1952 से लेकर जितने चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, 9 बार यहां से हिंदू उम्मीदवार जीते, 7 बार मुस्लिम जीते। यहां तक कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो केंद्र में गृह मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में, वो भी मुजफ्फरनगर से जीते। 2014 की बात करें, लगातार समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से या कांग्रेस से मुस्लिम सांसद होते रहे, लेकिन तस्वीर बदल गई 2014 के बाद। तो आज मैं यहाँ आया हूँ मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के बीच, और वो इसलिए क्योंकि इस बार यूपी के चुनाव में एक फैक्टर एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बनकर आ रहे हैं। ओवैसी ने ऐलान किया है 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर हो या मुरादाबाद हो या मेरठ की कोई सीट हो या गाजियाबाद की कोई सीट हो, सीटों का तो उन्होंने अभी कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन हो सकता है मुजफ्फरनगर में भी एमआईएम का कोई उम्मीदवार हो, क्योंकि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी 41% है। और बीते 60-65 सालों में अगर देखेंगे तो विधानसभा से लेकर सांसद तक मुसलमानों की नुमाइंदगी बड़े पैमाने पर जिन इलाकों से हुई है उसमें मुजफ्फरनगर भी। इस बार क्या होगा, और उसी सवाल के साथ, उन्हीं सवालों के साथ कि अगर एमआईएम की एंट्री होती है, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है, मुसलमानों के सामने विकल्प बीजेपी के वरक्स एमआईएम होगा, समाजवादी पार्टी होगी, बीएसपी होगी, कांग्रेस, तो मुस्लिम की पहली पसंद क्या? इन्हीं सवालों के साथ आए हूं। सबसे पहले आपसे युवा हो, असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आ रहा है, समाजवादी पार्टी तो है ही, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन बीते 7 सालों में समीकरण सारे बदल गए। तो अगर चॉइस के तौर पर इस बार इन पार्टियों के बीच एमआईएम भी आती है, तो मुसलमानों की पहली पसंद क्या? सर, हमने एमआईएम को 2 जगह देखा, एक तो बिहार के चुनाव में, एक देखा बंगाल के चुनाव में। बिहार में उन्होंने 5 सीट निकाल दी, वहाँ तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, और बंगाल में ममता बनर्जी ने उन्हें घुसने नहीं दिया और ममता बनर्जी ने उनकी सरकार बना दी। असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने से अखिलेश का नुकसान है और बीजेपी को है फायदा, बस ये बात हमें पता है, इसलिए हमारी चॉइस अखिलेश यादव है। नहीं, क्यों असदुद्दीन ओवैसी? सिर्फ इसलिए हम आने नहीं चाहते उसका यहाँ से। यहाँ हमारा खाला पार इलाका जितना बड़ा है, हम उसका यहाँ कदम भी बढ़ना नहीं चाहते। उसका कोई कदम हमारे यहाँ ओवैसी आवे ना, हम काले झंडे दिखावे, काला मुंह कर देंगे अगर यहाँ आवेगा। उसका तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। आप समाजवादी पार्टी के नेता होता तो नहीं हो? नहीं, नेता ही नहीं हम, क्यों नेता ही नहीं हम हमारी तरफ से वोट किसी को दो। उसका तो एक हिंदू मुस्लिम परपंटा फैलाना और एक जगह लोगों को नाश करना, उसका नाश करना है, बस पूरी यूपी का नाश करेगा वो हम चाहें यहाँ आवे ना तो अच्छा है। कैसे, क्यों ऐसा करो? वो तो हैदराबाद से चलकर बंगाल गए, बिहार गए, वो कह रहे हम मुसलमानों का भला करने आ रहे हैं। भाईजान, आपको पता है बिहार का क्या करवाया, बंगाल में घुसने नहीं दिया उसे, हम यूपी में नहीं घुसने देने। वो तो और तिफरकेबाजी कर रहा है, वो तो तोड़ जितने हो सके उसके अंदर है कि लोगों में तोड़ कराओ, बस और कुछ नहीं। और उसे वोट कितने मिलेंगे? हमारा खाला पार क्षेत्र है बहुत बड़ा, कि लाख की आबादी का हम दे नहीं चाहिए, वो बड़े ही ना हमारे बीजेपी का सपोर्ट है पूरा इलाके में, बड़े ही ना के बीजेपी का पूरा सपोर्ट ओवैसी साहब के साथ है। वो इतना जहर उगलते हैं और ओवैसी साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और आजम खान साहब को जेल में डाल रखा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो आप बाकी लोगों से भी पूछते हैं। एक बात ये कि ओवैसी ने 2 चुनाव लड़ा, बिहार जहां सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली, बंगाल जहां हर सीट पर जमानत जब्त हुई, यूपी जहां 38 सीटों पर लड़े 2017 में, हर सीट पर जमानत जब्त। इस बार यूपी में अगर 100 सीटों पर लड़ते ओवैसी, तो क्या बिहार की तरह कुछ कामयाबी मिलेगी या बंगाल की तरह यूपी की जनता रिजेक्ट करेगी? सर,
हमारे हिसाब से तो ओवैसी साहब बीजेपी की बी पार्टी है। जहाँ पे हिंदू लोगों को एक जगह करना हो, वहाँ किसी बीजेपी नेता की कोई मीटिंग ना करा के एक ओवैसी साहब की करा दी जाए तो बेटर है, क्योंकि वो उनके बोलने का तरीका इतना बुरा होता है कि वो एक समाज को दूसरे समाज का दुश्मन बना देते हैं। इससे किसी मुसलमान को कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए तो बेहतर यह है कि वो अपने घर रहें, तो वो बेहतर है। लेकिन वो तो इतनी दूर से हैदराबाद से यूपी में उम्मीदवार लोकल ही खड़े करेंगे, यूपी के आपके शहर के लोग होंगे। और मैं ओवैसी पर बार बार पूछ रहा हूँ, इसकी वजह मैं अपने वीडियो में साफ कर चुका हूँ। तो फिर मुसलमानों के पास अगर एक ऐसी पार्टी का विकल्प है जो ओवैसी की पार्टी है, जो कहते हैं मुसलमानों के हक हुकूक के लिए चुनाव में आ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? नहीं, वो बैरिस्टर हैं, तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। वो अपने हिसाब से, हैदराबाद के हिसाब से अपने कल्चर को समझते हैं, वहाँ के निज़ाम को समझते हैं। लेकिन यूपी का निज़ाम जो है वो खाली मुस्लिम और हिंदू से नहीं चलता। वहाँ के उनके जो जितने स्टेटमेंट है, जितने स्पीच हैं, तो उसमें डिवाइड वाली बात होती है। उसमें यूनाइट हो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो उसमें यहाँ का मुसलमान ये नहीं चाहता, यहाँ जो चैनो अरमन चाहता है वो इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता है कि अगर हमारे मुजफ्फरनगर का यहाँ कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं है जिसके पीछे खाली एक मुस्लिम। यहाँ जितने भी अगर समाजवादी से लड़े हैं तो हिंदू भी हिंदू ही हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग यहाँ महसूस करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ आने से हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन हो जाएगा, और इसलिए पसंद नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह बिहार में उन्होंने नुकसान पहुँचाया, वो इस तरह नुकसान यहाँ किसी भी पार्टी को पहुँचाए। वो खाली मुसलमान से नहीं है, ये यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम एकता का है। हमारी मुजफ्फरनगर तहजीब जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, ये दंगे एक मसले के तहत और साजिश के तहत हुए हैं। बाकी यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है, हिंदू मुसलमान जो है, एक दूसरे से तालमेल सबका बहुत अच्छा है, एक दूसरे से सबसे अदब लिहाज है, और ये नहीं चाहते कि हमारी जो आपस में अखलाक है, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत है, वो हम पे बटे। इसलिए हम पसंद नहीं करते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ यूपी के अंदर ये खेल खेलें। चलो, ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इनकी भी राय है। जगह के बारे में बताऊं, ये जगह खालापार इलाका है, पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है। जी, पूरी तरह से। हम एक मस्जिद पीछे है, उस मस्जिद के पास मैं हूं, और आज मैं खास तौर से दिल्ली से मुजफ्फरनगर आया, अलग अलग मस्जिदों के आसपास मैं लोगों से बात करने, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज का दिन है। मुझे लगा मुस्लिमों की जमात मुझे मिलेगी जिनसे बात कर पाऊंगा। कुछ युवा और हैं, आगे आइए, अलग अलग लोगों से बात करूं। मैं कोशिश करता हूं नेताओं से कम बात हो, स्थानीय लोग जो हैं उनसे बात हो। यहीं रुकिए, बात कर रहे हैं। एक मिनट, बीच में ऐसे ना करिए, बात कर रहा हूं। आप क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए? मुसलमानों के जहन में क्या है, क्या चाहते हैं मुस्लिम? जी, मेरा नाम सरफराज अली है, और ये मुजफ्फरनगर जो है मोहब्बत नगर के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिमी एशिया की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है ये पूरे एशिया की। तो जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने का एक बहुत अच्छा उनके पास अनुभव है। और उनके कार्यकाल में आपने देखा है कि सभी धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, और एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं। मगर धर्म की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दंगे हुए, और एक व्यक्ति जो है जिन्होंने इसका लाभ उठाया। मगर इस तरीके से देश का जो है उत्थान नहीं होने वाला है। देश के लिए जो अच्छा करने वाले हैं वे अखिलेश यादव जी हैं, और ओवैसी साहब का यहाँ कोई हक नहीं बनता है। हक बनता है अखिलेश यादव जी का, क्योंकि उनको यहाँ का अनुभव नहीं है, ना उनको कल्चर का पता। तो बीच में बीएसपी क्यों नहीं? बीएसपी के कादिर राणा यहाँ से सांसद रहे, शायद 2 बार रहे, तो अखिलेश बीएसपी क्यों नहीं है? उसे पैसा चाहिए, मायावती जी को रुपया चाहिए, कहाँ से देंगे लोग रुपए ले जाके? उसे 2 करोड़ बर्थडे में चाहिए, उसके 2 करोड़ उसमें चाहिए, सलाम करने में उसे रुपया चाहिए, कहाँ से देंगे लोग? कादिर राणा जी भी रुपए देते थे, तकलीफ कि कौन देगा उसे? बताओ, उसे पैसा चाहिए, उसे दलाली के अलावा कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे लगता है शब्दों की गरिमा रखेगा। और इस समय वो बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई हैं, बीजेपी से गठबंधन करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। बीजेपी बस उन्हें ले नहीं रही, बसपा को एंट्री नहीं दे रही बीजेपी, नहीं तो वो तो तैयार बैठी हुई है गठबंधन करने के लिए। और अगर हम उन्हें वोट भी दे दें, उनकी 10 सीटें भी अगर रह गई, 10-15 सीट भी अगर बीजेपी को कम पड़ गई, तो वो बसपा गठबंधन करके बीजेपी की सरकार बनवा देगी। हमें बस ये दिक्कत है। ये बीजेपी को लेकर माफ करें, बीएसपी को लेकर मुस्लिमों में कुछ आशंका है, लेकिन ये सवाल है कि अगर मान लो बीएसपी भी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, एमआईएम भी मुस्लिम उम्मीदवार देता है, कांग्रेस भी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, उस स्थिति में मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए कौन काम कर रहा है। देखो, अच्छे के लिए जो काम करने वाला है उसको ही वोट देना चाहिए, और समाज के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा हो
उसको धर्म के नाम पे वोट ना दें, क्योंकि धर्म के नाम पे वोट देंगे तो आदमी गलत वोट दे सकता है। उसको एक आर्थिक रोजगार जो सृजन नहीं हो रहे हैं देश के अंदर, जो हमारे यहाँ रोजगार होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं। रोजगार के मुद्दों पर कौन ध्यान दे रहा है, देश की तरक्की के लिए कौन ध्यान दे रहा है? इन चीज़ों को जो मुद्दा बनाएगा, जो सबके साथ सबके विकास वाली, तो ये तो उस सबका साथ सबका विकास जो करेगा, क्योंकि कौन कर रहेगा? कहने में और करने में बहुत अंतर है, सभी पार्टी कहती है, मगर अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं पहले थी उनका नाम बदल बदल के मौजूदा जो सरकार है उसने फ़ायदा उठाया है। तो अखिलेश यादव जी अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए भी अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। ये आपकी राय, आपके पास आने से पहले कुछ और लोगों की राय लेता हूँ। आगे आइए, आ जाओ। आप क्या सोचते हो? आप भी आगे आइए। मैं चाहता हूँ आम लोगों से बात करूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आम लोगों से ही बात करूँ ताकि समझ में आए। नेता तो अपनी बात बोलते हैं, आपसे भी बात करूँगा। अगर यहाँ पे मुजफ्फरनगर चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ समाजवादी पार्टी भी मुजफ्फरनगर ज़िले की सीटें जीतती रही है, सांसद भी रहे, बीएसपी भी जीतती रही है, सांसद भी रहे, कांग्रेस भी जीतती रही है। अगर मुजफ्फरनगर की सीटों पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट एमआईएम का भी हो, समाजवादी पार्टी का भी हो, बीएसपी का हो, तो मुसलमानों की पसंद क्या होगी? मुसलमानों की पसंद ये होगी जो भ्रष्टाचार, जैसे कि बीजेपी की सरकार है अब फिलहाल, और इसमें सारे काम वो हो रहे जो आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान, लॉकडाउन हो या जो भी है, मतलब जो आम जनता परेशान है इसमें। और अब जो भी आए इसमें बीजेपी को हराने का काम होगा। वोट वहाँ जाएगा मुसलमान का और गैर मुस्लिमों का भी, जो हिंदू भी नहीं निकता ही नहीं है। सही है, ये जो होगा ऐसा होगा कि बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि जो काम सही करे, सबके हक में करे, उसको वोट देना चाहिए। अपने वोट का अधिकार है। वो तो समझ गया, सैद्धांतिक बात। किसको फिर? जो भी उसके जो जीतते हुए हों, जो भी मतलब हो। अरे खिलाफ तो एमआईएम भी उनके खिलाफ होगी, समाजवादी भी, बीएसपी हुए होंगे। जीतने में हो गया, ये थोड़े एक दिन पहले पता चलता है। नहीं, ये तो मालूम हो जाएगा कि जो जीतने में, मतलब जो उनके खिलाफ खड़े हुए मजबूत पार्टी हो, जैसे यहाँ वैसे साहब है, नहीं, उनको वोट नहीं मिलने का। उनको नहीं मिलेगा? वैसे साहब जो आ रहे उनको वोट नहीं मिलने का यहाँ से। क्यों ओवैसी साहब को नहीं मिलेगा? नहीं मिलने, क्योंकि वो किसी कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे आके। ओवैसी साहब कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर नहीं सकते। अरे एक मिनट, थोड़ा आप बीच में डिस्टर्ब करो, आगे आइए। मेरा सवाल ये है कि इस बार एमआईएम यहाँ उम्मीदवार यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार 100 सीटों पर लड़ेगी। वो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है। जाहिर है मुसलमानों के लिए बीजेपी नहीं है। तो मैं मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों से जानना चाहता हूँ, मुस्लिमों की पहली पसंद कौन? मैं ये कहूँगा ओवैसी जी को कि हमारे ऊपर मेहरबानी करें और यहाँ ना आए, यहाँ फ़िरका परस्ती फैलाने वाली बात ना करें। हम फ़िरका परस्त लोग नहीं हैं, ना फ़िरका परस्ती को हम चाहते और ना हम उनको सपोर्ट करते, ना हम उन्हें पसंद ही नहीं करते। सिरे से हम उनको खारिज करते हैं। क्यों खारिज करते हैं ये बताइए? हम फ़िरका परस्त नहीं हैं, वो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं और इसी वजह से वो चमक रहे हैं। वन साइडेड बात करते हैं और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ओवैसी साहब को फिरका परस्त बताते हैं, ओवैसी साहब तो बीजेपी को फिरका परस्त बताते हैं। ओवैसी साहब फिरका परस्त हैं, वो तो उनका मर्जी है, कहो कुछ भी कहो बीजेपी को, वो बीजेपी को कुछ भी कहो, लेकिन वो एक तरह से वो भी यानी इंटरनली बीजेपी के। तो आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी पहली पसंद बीजेपी है। बीजेपी है? अच्छा, बीजेपी के वोटर हो। चलिए, तो इतने लोगों के बीच एक बीजेपी के वोटर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बीजेपी के लिए तो मुस्लिम तो बीजेपी को ही नापसंद करते हैं, मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, या वो अपनी अपनी पसंद है। जितना यानी बीजेपी के खिलाफ लोग बोलेंगे, मायावती हुई या मुलायम सिंह हुए, जो भी हुए, वो अपना वोट बैंक तैयार करेंगे कि उनका तो तरीका ये है वोट बैंक तैयार करने का। हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। बीजेपी में सबसे बड़ा एक काम हुआ है, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। बीजेपी में कल एक सबसे बड़ा काम हुआ जो जिले जिले में होता रहता है, लिंचिंग, और ये कि कानपुर में कल ही एक रिक्शे वाले को इस आरोप में कि धर्म परिवर्तन करा रहा है, रिक्शे वाले को उसकी मासूम बच्ची के सामने पीटा गया। बजरंग दल या जो भी हिंदूवादी संगठन के लोग थे, और उसके बाद आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कल आपके मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कोई निकली, मेहंदी लगा रही थी, लड़कियां वहाँ चेक कर रही थी हिंदू कौन मुसलमान कौन। तो ये सब किसने किया? ऐसा है, जो भी इस तरह की बात करेगा
वो किसी भी संगठन का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, हम उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो हमारे बीच का आदमी हो, चाहे हिंदुओं के बीच का आदमी हो। इस तरह की हरकत मुल्क को तोड़ने वाली हरकतें हैं ये। बहुत अच्छी कोई भी हो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो सरधना के जो विधायक हैं संगीत सोम, उनके सारे बयान, संजीव बालियान के बयान, बीजेपी के गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बयान, और दर्जन भर नेता नाम गिना दूंगा, और अगर योगी के ही बयान खोज लेंगे तो बहुत सारे बयान है योगी की पूरी राजनीति, जो कई बार मुसलमान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी और हिंदू परस्त राजनीति है, हिंदू परस्त विचार है। आप उससे सहमत हैं? नहीं, हिंदू परस्त हो या मुस्लिम परस्त हो, इससे हमारे जो है ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे जो है उसमें आवेंगे। संगीत सोम ने जो जिस तरह का कराया, वो उसको करा के तो लाइट में आए, उसी से तो मंत्रिमंडल मिला उनको, और अगर ऐसा ना करते मंत्रिमंडल कहाँ मिलता। संगीत सोम मंत्री में नहीं, मंत्री संजीव बालियान है। संजीव बालियान ने वो जो है सरधने वाले हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, विधायक जी, वो पार्टी में इसीलिए चमके। अगर वो फिरका परस्ती ना होती उनके अंदर तो वो उनको कौन जानना था। पहले तो वो इसमें मुलायम सिंह के साथ जुड़े, यहाँ से चमके, यहाँ से सियासत सीखी, समझे, और इस्तेमाल वहाँ जाके किया। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप यहीं रुकिए, बाकी लोगों से बात करूंगा। आप चूंकि बीजेपी के समर्थक हैं, आमतौर पर मुसलमानों की बस्ती में ऐसे कम लोग मिलते हैं। ये अलग बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन कभी दिखते थे, आज मुख्तार अब्बास नकवी दिखते हैं, बिहार में शाहनवाज हुसैन दिखते हैं, गिनती के कुछ नुमाइंदे दिखते हैं। आपका शुभ नाम? नूर अहमद। नूर अहमद साहब, आपने बीजेपी को 14, 17, 19 में वोट दिया? मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन अब मौजूदा जो हालात हैं, गलती सबसे होती है, इंसान गलती का बना है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक हर लीडर से होती है। हमारे प्रधानमंत्री को हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, थोड़ी बहुत चूक सबसे होती है, चूँकि इंसानियत का तकाजा है, इंसानी फितरत है चूक करने की, तो ये कोई उसकी बात नहीं है, वोटर सपोर्टर की कोई बात नहीं। मेरे जो है ना, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सपा का सपोर्ट कोई सपा। चूंकि आपने कहा इसलिए बात करो, आपने कहा ना बीजेपी का सपोर्ट, तो आप, मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका कहना, नूर मोहम्मद जी, आपका कहना मायने रखता है, इसलिए आप बताइए कि आप मोदी और योगी की 2 खूबियां बताइए जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं। ये सामने बताइए, समझ में तो आए। हाँ, क्योंकि परसेप्शन तो ये है कि मुस्लिम ना पसंद करते हैं या मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। तो आप उनको पसंद करते हैं तो समझाइए। मोदी और योगी को इसलिए पसंद करता हूँ, गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, गुंडागर्दी को दबा रहे हैं, इसलिए दोनों को पसंद करता हूँ मैं। चलिए, तो एक राय इनकी है, और अब फिर बाकी लोगों से बात करते हैं। ये युवा है। हाँ, मेरा नाम अजीम अख्तर है। सर, मेन चीज़ क्या है ना, आज के युवा को ना तो पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है, सबसे मेन चीज़ चाहिए व्यापार। हर कोई पढ़ लिख के आता है, फिर उसी पॉलिटिक्स में आके घुस जाता है। एक युवा को व्यापार, एक पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद जॉब्स नहीं है, ऑनलाइन तो आपको पोर्टल पे सारी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन जब आप जाते हैं देने के लिए, एग्ज़ाम्स डिले पे डिले हो रहे हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। और व्यापार के अंदर अगर व्यापारी से आप बात करें तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि पेट्रोल प्राइस हाइक है इतना ज़्यादा, और ये सब चीज़ें आम लोगों पे इतना इफेक्ट कर रही हैं कि अब वोट्स अगर आप किसी के मांगने जाते हैं तो किस बेस पे मांगते हैं आप? ये बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा अपना खुद का बिजनेस है। मेरी अपनी नाम क्या है? अजीम अख्तर। अजीम, मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ MIM भी चुनाव लड़ेगी, सपा बसपा भी है, तो मुसलमानों की पहली पसंद कौन होगा? मैं थोड़ा पॉलिटिकल उस ढंग से समझना चाह रहा हूँ, वो बताओ आप। इशू में समझ गया। मुसलमान और एक हिंदू, ये चीज़ तो हम लोगों ने बनाई है। आपका ब्लड भी सेम है, मेरा भी ब्लड सेम है, ठीक है। अगर आपने एक टोपी पहनी हुई है तो आप मुसलमान, एक टीका लगा लिया तो आप हिंदू। अगर हम इस चीज़ को ही ख़त्म कर दें जड़ से ही, तो कोई भी नहीं है। व्यापारी व्यापारी की जगह है और एक इंसान इंसान की जगह है। हम क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि अगर उसने ड्रेसिंग जो है, अगर मुसलमान ने एक टोपी लगाई हुई तो मुसलमान हो गया। अगर आप मुद्दे की बात करें तो मेन चीज़ चाहिए हर किसी को मुद्दा क्या है, अपना बेसिक राइट्स में अगर आप मिल जाए, कि अपना कारोबार पे जो है काम कर दे गवर्नमेंट, जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपका जितना ये पेट्रोल हो गया, आपका ये जितना भी अब आप देख, वो समझ गया, लेकिन ठीक है, वो सैद्धांतिक आप बात करो, आप जानते हो। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से MIM, समाजवादी, BSP, ये सारे विकल्प हैं, तो कौन सा विकल्प आप पसंद करेंगे? विकल्प तो मेरे हिसाब से कोई भी अभी तक मुझे ऐसा नजर नहीं आया है कि जो एक अच्छा अगर कोई काम कर रहा है तो वो केजरीवाल मेरे हिसाब से अच्छा काम। अरे केजरीवाल, यहाँ मतलब आम आदमी पार्टी आएगी तो उसको वोट करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में आप देखिए, मेडिकल लाइन में देखिए, आप स्कूल में देखिए। आप क्या सोचते हैं? सवाल तो आप समझ रहे हैं
कि मुसलमानों के सामने अगर ये विकल्प है एमआईएम, सपा, बसपा, कांग्रेस, तो फर्स्ट चॉइस क्या और क्यों? देखिए, पहले तो ये पॉइंट ऑफ व्यू खत्म करना चाहिए मुसलमानों के सामने। सबको एक होके ये सोचना चाहिए कि किसने क्या दिया। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और कांग्रेस ने ही सब कुछ दिया है। बीजेपी 2014 से 13 से बल्कि झूठ बोलती हुई आई है। आप 15 लाख खाते में बोलने का झूठ बोला। आपका नोटबंदी में कि काला धन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल काला धन कहीं खत्म नहीं हुआ। आज के टाइम में मार्केट से 2000 का नोट गायब हो गया। सब काला धन जो था, जो जिसके पास था, वो वहीं के वहीं सेफ हो गया। हर मामले में बीजेपी फेल है, हर मामले में। अगर कोई कुछ कर सकता है देश के लिए और किया है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ही कर सकती है। बाकी क्षेत्रीय पार्टी, आपका कोई अखिलेश हो या आप हो या मायावती हो, कोई भी हो, हर कोई ये चाहता है। एमआईएम हो, एमआईएम सबसे बड़ा दुश्मन। हर कोई ये चाहता है कि अपनी राजनीति अपने स्टेट में चमकाए सिर्फ, और कांग्रेस को ना आने दें। एक मिनट, कांग्रेस तो चलो नहीं आ रही अभी भी, 7 सीट से कांग्रेस 200 नहीं पार करेगी, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने राहुल गांधी, प्रियंका भी नहीं देख पाएंगे अभी। अब आते हैं मुद्दे पर कि आपने कहा एमआईएम सबसे बड़ी दुश्मन, तो एमआईएम क्यों सबसे बड़ी दुश्मन? एमआईएम सबसे बड़ी दुश्मन ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से मोदी का बोलने का व्यू है, सेम वही एमआईएम का है। हिंदू मुस्लिम करना और वोट बांटना। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट ना दे कोई भी, विकास देखें और ये देखें कि रोजगार और कारोबार और सब कुछ जो देश की तरक्की मिलेगी वो कौन पार्टी दे सकती है। ये नहीं कि झगड़ा करा दो कि हिंदू मुस्लिम हो गया, मोब लिंचिंग हो रही है, रिक्शे वाले को मार रहे हैं बेटी के सामने, ये सब इंसानियत के खिलाफ है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और सिर्फ एक विकास का मुद्दा। हाँ, कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। मारपीट हो जाए, वो आपका नोएडा कांड हो या कुछ भी कांड हो, 1-2 महीना हाईलाइट में रहेगा, मीडिया में हाय हल्ला होगा, डिबेट होंगी और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सब बेकार है, बकवास है। सिर्फ और सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमारा देश और हमारा स्टेट किस तरह से तरक्की करे और कौन पार्टी करेगा। इसके बारे में भी सोचने का टाइम है, इलेक्शन में टाइम है। सब भाइयों से ये अपील है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिर्फ ये समझे कि देश को तरक्की कौन पार्टी दिलाएगी। ये सैद्धांतिक बात सही है, लेकिन इस देश पर 60 साल कांग्रेस ने भी राज किया। कांग्रेस ने क्या किया वो भी लोग जानते हैं। मोदी सरकार को लेकर आपकी शिकायतें अपनी जगह है। यूपी की अगर हम बात करें तो अखिलेश की भी सरकार रही, उसके पहले दशकों कांग्रेस की सरकार रही, पीएसपी की भी सरकार रही, 4.5 साल से बीजेपी की सरकार है। तो सरकारें तो सब रही, शिकायत सबसे है। नहीं, अब वो वैसी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की तकदीर बदलेंगे, मुसलमानों का जो नहीं हुआ हम वैसी पहले अपनी तकदीर जहां तक उसकी सीमा है, उस सीमा के अंदर वहां की तकदीर बदले। आगे बढ़ के जैसे बिहार में उसने किया हिंदू मुस्लिम कर करके, वो यहाँ यूपी में करने की कोशिश ना करे। बंगाल में घुसने की कोशिश की, बंगाल वालों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। जहाँ का यूथ और जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ओवैसी ना तकदीर बदल सकता है और ना ही उसके हाथ में कुछ है। सिर्फ और सिर्फ बकवास करना है और हिंदू मुसलमान को बांटना है। हिंदू मुसलमान को बांटने की बजाय एक आगे की आप फिर बोलेंगे कि सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, बिना सैद्धांतिक बात के कुछ नहीं है।